चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10. ओके, सो लेक्चर नंबर 10 इज ऑन द टॉपिक केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. लेकिन उससे पहले एक टॉपिक मैं देख रहा था, आपके सिलेबस में रह गया है, एंड दैट टॉपिक इज, छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग केपलर लॉ पे चलते हैं. ठीक है, केपलर्स के कितने कितने लॉज हैं, कितने लॉ उन्होंने दिए थे, उन सब की हम अच्छे से बात करेंगे. वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल under central attractive force under central attractive force under central attractive force from infinity to r is equal to a. ठीक, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्कस करना है जो किसी सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर में मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी हमें निकालनी है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इज इक्वल टू ए. इन्फिनिटी से आना है और आर इज इक्वल टू ए तक जाना है. ठीक, इन्फिनिटी से लेके आर इज इक्वल टू ए तक की बात करनी है. ठीक, तो कहानी कुछ ऐसी है कि लेट्स सपोज दिस इज अ सेंट्रल ऑर्बिट, दिस इज अ सेंट्रल ऑर्बिट. ठीक, एंड एट एनी टाइम टी पार्टिकल इज एट पी. This is point O. Okay. And this is attractive force. Attractive force. तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है F. तो अट्रैक्टिव फोर्स है तो टूवर्ड्स O है, तो इसको हम माइनस में लेके चलेंगे. ठीक है, टूवर्ड्स O है, माइनस में लेके चलेंगे, क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ होगा. एक्सेलरेशन आपका इस तरफ होगा. ठीक, तो एक्सेलरेशन इधर होगा और इधर अट्रैक्टिव फोर्स है, तो कहने का मतलब है कि दोनों अपोजिट हैं. एक आपका हम नेगेटिव लेके चलेंगे. तो इन्फिनिटी से आर इज इक्वल टू ए की बात करनी है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है. तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, यहाँ पे आसानी से आप बता सकते हो. अगर एक्सेलरेशन आपके पास d2r अपॉन dt स्क्वायर है तो d2r अपॉन dt स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आर. ठीक, माइनस ऑफ एफ आर. ठीक, या माइनस ऑफ एफ, जो भी आप कहना चाहते हो, चाहे आप माइनस ऑफ एफ आर लिखिए, चाहे आप माइनस एफ लिखिए. ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस एफ. इसको हम डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन माइनस ऑफ एफ आर. मैं डी वी अपॉन डी टी को चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से, डी वी डी आर बाई डी टी. ठीक है, डी आर कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने चेंज कर लिया. और अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा. ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो डी आर बाई डी टी इज वी, तो यहाँ बचेगा डी वी बाई डी आर माइनस ऑफ एफ आर. ठीक, वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, तो डी वी के साथ वी को रखते हैं और इसको हम डी आर के साथ रखते हैं. समझ में आ रहा है. और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन जो होगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 0 है, और एट आर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, सपोज वेलोसिटी एट ए, कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी एट ए मैंने बोला. ठीक, और डिस्टेंस कहाँ चल रहे हैं, हम इन्फिनिटी से ए की ओर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से ए की ओर जा रहे हैं, इन्फिनिटी से ए. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगी हुई है 0 टू वेलोसिटी एट ए. ठीक, और यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस बाहर, इन्फिनिटी टू ए एफ आर डी आर. ठीक, सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है, तो अपर लिमिट ही आएगी, तो वी ए स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू ए एफ आर डी आर. ठीक, और यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा. 2 को मैं उधर भेजूंगा, -2 इंटीग्रल
इन्फिनिटी टू ए एफ आर डी आर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, या दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल अंडर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, जब डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी टू ए हो रही है. ठीक है, पार्टिकल आपका इन्फिनिटी से ए की ओर आ रहा है. ठीक, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन. तो हेडिंग डाल लीजिए केपलर लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन. वन मिनट में एक गिलास पानी पी के आता हूँ, काफ़ी गर्मी है. ओके. तो आई होप आप लोगों ने हेडिंग डाली होगी, मैं भी डाल लेता हूँ फटाफट. सॉरी. टॉपिक इज नया टॉपिक है अब ये, और मेरे हिसाब से ये लास्ट टॉपिक भी है. मैं भी सिलेबस चेक कर लूँगा. केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन. प्लानेटरी मोशन, प्लानेटरी मोशन का मतलब होता है जो प्लेनेट मोशन करते हैं ना, वही उसी की बात हो रही है. तो उसके ऊपर कुछ लॉज यहाँ पे केपलर्स ने दे रखे हैं. केपलर्स मतलब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे दे रखे थे. तो उन लॉज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. टोटल आपके यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको. टोटल यहाँ पे 3 लॉज दिए हुए हैं. उन लॉज को हम यहाँ पे फटाफट डिस्कस करते हैं. उससे पहले हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं आपका. तो सिलेबस है मैकेनिक्स का. मैकेनिक्स ही पहले हम सोच रहे हैं हो जाए, एनालिसिस हम बाद में देखते हैं. अभी वेरी सिलेबस या तो सेंट्रल मोशन ये हो गया, पोलर फॉर्म हो गया, पेडल हो गया, सेंट्रल ऑर्बिट हो ही गया है. लॉ ऑफ फोर्स मतलब जो क्वेश्चन में चल रहा है बता रहे. लॉ ऑफ फोर्स मतलब है कि हमें एफ निकालना है. ठीक, ये भी बता दिया है. टू बॉडी सेंट्रल मोशन मतलब अब यही आएगा, टू बॉडी का सेंट्रल मोशन. तो दिस इज योर लास्ट टॉपिक. तो ये आखिरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है. देन वी विल मूव टुवर्ड्स यूनिट नंबर 2 and 3. ओके ओके, साइड में रखो. यहाँ लिखिए देयर आर विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम इन some other explanation, we have to write valid points on this topic. There are 3 laws of Kepler's. There are 3 laws of Kepler's for planetary motion. तो हाईलाइटिंग पार्ट यहाँ पे क्या है कि प्लानिटरी मोशन के लिए केपलर से कितने लॉज हैं? 3 लॉज. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए. देयर आर 3 लॉज. फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में लिखिए द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट. ब्लू पेन से लिख रहे हैं. द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट इज एन इलिप्स. पहला लॉ केपलर ने दिया कि ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड सन इज ऑन इट्स फोकस. सन को फोकस बोला. ठीक, प्लैनेट जिस ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा उसको इलिप्स यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट बताया. उस सन को फोकस की यहाँ पे संज्ञा दी गई. तो डायग्राम से बात करें तो बात कर लेते हैं. ठीक, इतना आप लिख लीजिएगा. तो लेट्स सपोज कि ये सन है और ये कोई प्लैनेट है छोटा सा जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसको बोला गया यहाँ पे इलिप्स. बहुत प्रॉपर नहीं बनाया, टेढ़ा मेढ़ा मैंने बनाया है, तो आप प्रॉपर इलिप्स बनाइएगा. तो ये जो पाथ बोली गई वो बोली गई इलिप्स. ठीक, कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट आपका इस तरीके से रिवॉल्व करेगा. ठीक, और ये इस टूवर्ड्स, ठीक है, अंडर दिस इन्फ्लुएंस यहाँ पे सन के टूवर्ड्स एक फोर्स काम करेगा विच इज सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है,
सन अट्रैक्शन, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ रखा होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, टू बॉडीज़ हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तो एक एफ काम कर रहा है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा टूवर्ड्स फोकस। तो सन को बोला गया फोकस पे है, ठीक, सन को बोला गया फोकस पे। अब देखो, अगर इसको ऐसे समझें, अब ये फर्स्ट लॉ ही बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स जैसे दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश, एंड बीच में ओ है। अगर जैसे सपोज दिस इज इलिप्स, ठीक, ये एक इलिप्स है, एंड सन आपका जैसे सपोज यहाँ पे, दिस इज सन, प्लैनेट आपका यहाँ पे है, दिस इज प्लैनेट, और यहाँ पे भी प्लैनेट था, ठीक है। अब ये इस तरीके से जैसे सपोज मूव कर रहा है, तो अब या तो इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक तो ये F1 फोकस, दूसरा F फोकस यहाँ पे होगा F2। तो सन या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक, सन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो सन अगर यहाँ पे है तो पार्टिकल कुछ प्लैनेट आपका कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। तो अभी तो देखो ये पास के डिस्टेंस पे है, और पास के डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था, पेरीहेलियम, ठीक, फिर यही दूर जाएगा तो एपीहीलियम। अब फिर यहाँ पे सपोज सन यहाँ पे है, इस वाले फोकस पे है, तो अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, पेरीहेलियन होगा, दूर जाएगा तो एपीहीलियन होगा। तो ये सब आप यहाँ पे सोचे समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज योर मेजर एक्सिस इलिप्स के लिए, दिस इज योर माइनर एक्सिस इलिप्स के लिए, ठीक। और जो फोर्स है काम कर रहा है, तो फोर्स आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए क्या होता है बता रखा है मैंने, ठीक, इलिप्टिकल ऑर्बिट ही है, ठीक है, दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट। और इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए मैंने सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स पढ़ाया है, ये क्या होता है। सो फॉर एन इलिप्टिकल ऑर्बिट सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है बताइए जरा, क्या होता था बताइए, प्रूफ करवाया है मैंने, म्यू अपॉन आर स्क्वायर, म्यू अपॉन आर स्क्वायर, या म्यू भी कांस्टेंट है तो आप इसको एफ इज इक्वल टू लेमडा अपॉन आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/r स्क्वायर, ठीक, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सिंपल है कि जिस ऑर्बिट में प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा वो इलिप्स होगा, सन उसके फोकस पे होगा, ठीक, सन उसके फोकस पे होगा। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, द रेडियस वेक्टर, ये वही लॉ है जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखे हैं, ठीक है, कोई नया नहीं है। तो अगर वो स्टेटमेंट्स आपको याद हैं तो वही हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं। द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द radius vector drawn from the sun, the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out, okay, sweeps out equal area in equal times. That is the rate of description, मतलब इस पूरे को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया इज कांस्टेंट। क्या सेक्टोरियल एरिया का जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक। क्या कहानी बताइए सेकंड लॉ में, जरा देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक इलिप्टिकल पाथ बनाया, इसका थोड़ा सा अच्छा बना है, ठीक। एंड लेट्स सपोज दिस इज योर सन एंड दिस इज योर प्लैनेट। सन से छोटा ही होगा प्लैनेट, ओके। तो सन मैंने इतना बड़ा बनाया है, प्लैनेट को थोड़ा सा छोटा बनाया है, और प्लैनेट आपका इस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, पहला लॉ तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं कि जो रेडियस वेक्टर होगा ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट, सन से प्लैनेट की ओर जो रेडियस वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, तो मैंने एक रेडियस वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया आर, ठीक, ओके।
स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। तो लेट्स सपोज जब ये आपका प्लैनेट यहाँ पे पहुंचा, ठीक, ये वाला प्लैनेट सेम प्लैनेट आपका यहाँ पे पहुंचा, तो कितना एरिया कवर किया है, इतना एरिया कवर किया। और लेट्स सपोज कितने टाइम में किया, ये T1 टाइम में किया, ठीक। तो लेट्स सपोज कि ये वाला जो प्लैनेट है आपका फिर से यहाँ पहुँच गया, ठीक। तो ये उतना ही एरिया कवर करेगा, सपोज कि ये जो जितना एरिया यहाँ पे कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, और फिर जितना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में किया है, लेट्स सपोज ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, बराबर है। थोड़ा सा आपको ये वाला बड़ा लग रहा होगा, लेट्स सपोज बराबर है, ठीक। तो ये T1 टाइम में किया है, तो कहने का मतलब है कि ये भी T1 टाइम में किया होगा। अगर ये एरियाज बराबर हैं, इक्वल एरिया अगर स्वीप कर रहा है, ठीक है, इफ स्वीप आउट इक्वल एरिया, अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वली यहाँ पे स्वीप कर रहा है, आगे ट्रेवल कर रहा है इस सेम एरिया से, तो जितना टाइम यहाँ पे लगा था यहाँ से यहाँ पहुँचने में और इस एरिया को कवर करने में, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा और इस एरिया को कवर करने में, ठीक। तो T1 यहाँ पे सेम होना चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया। लेट्स सपोज ये वाला एरिया कुछ वैसा ही होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से पीछे एक्सटेंड करूँ और ये एक्सटेंड करूँ, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होंगे। तो अगर इसमें T1 लग रहा है तो इसमें भी T1 लगेगा, और अगर इसमें T1 लग रहा है, इसमें T1 लग रहा है, तो इस वाले में भी T1 लगेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जब पूरा ये जैसे रिवोल्यूशन करेगा तो इक्वल एरिया इसको इक्वल टाइम में स्वीप आउट करना है। यह प्लैनेट का यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक। प्लैनेट इस तरीके से रिवॉल्व करेगा और इक्वल एरिया इक्वल टाइम में स्वीप आउट करेगा, ठीक। सन के अराउंड। दिस इज सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी देख लेंगे। द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ पीरियोडिक टाइम या टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वेरियस planets are proportional to the cube of सेमी मेजर एक्सिस। अभी लिख लीजिए फिर बताते हैं। सेमी मेजर एक्सिस लिख लीजिए, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड या पीरियडिक टाइम ऑफ वेरियस प्लैनेट्स आर प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। चलो देखते हैं, ये आपका थर्ड लॉ है। अच्छा, लॉ, ये जो लॉ इन्होंने दिया है कैप्लस ने, ऊपर नीचे मत करिए, क्योंकि थर्ड को फर्स्ट कर दिया, सेकंड को थर्ड कर दिया, फर्स्ट को सेकंड कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो सीक्वेंस में है यही सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाया है। तो फर्स्ट लॉ है इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला, सेकंड लॉ है एरिया वाला, और थर्ड वाला है टाइम पीरियड का। तो इसी सीक्वेंस में आपको भी चलना है। देखो मैंने बताया है कि ये है आपके पास ए, ये वाला क्या है, माइनस है। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव लेके चलेंगे तो 2 है, और ये वाली 2b। तो ये कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरी मेजर एक्सिस है, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, इसका आधा, ये ए। तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए सेमी मेजर एक्सिस है क्यूब के, यानी ए क्यूब के प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक। ए क्यूब के प्रोपोर्शन होना चाहिए। और कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2a क्यूब, 2 कॉन्स्टेंट है, तो किसी किताब में लिखा होगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, किसी किताब में लिखा होगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 2a क्यूब। बात एक ही है। एक्चुअली मैं भी क्या करूँगा, इसको प्रूफ ही करवा दूँगा, ठीक। तो झंझट ही खत्म हो जाएगा कि क्या चल रहा है। तो जब आप प्रूफ देख लोगे तो फील हो जाएगा, ठीक, क्या जाएगा, फील हो जाएगा, ओके। पर लेट्स सपोज, अभी मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर प्रूफ दिखाता हूँ। क्या एक्सप्लेन करना था मुझे, हाँ, टाइम पीरियड कह रहे हैं कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है
प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाऊँ तो टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को मैं नाम दे रहा हूँ 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू ए क्यूब, ठीक। ये वाला ए क्यूब है जो मैंने अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी, ये स्पेलिंग गलत होगी तो चेक कर लीजिएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट आया कहाँ से, अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब मैं प्रूफ करवाऊंगा इस लॉ का कि एक्चुअली टाइम पीरियड इतना आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से है, ठीक है। अभी फिलहाल इतना मान चलिए कि ये कांस्टेंट है। और अच्छा, ये जो कांस्टेंट है वो फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है, यही आएगा, फिक्स कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक। कि इसकी जगह कुछ और लिख लिया, दिस इज फिक्स कांस्टेंट, ये होता है, ओके। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू इज फिक्स कांस्टेंट। अब मैं अगर यहाँ से टी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 पाई स्क्वायर अपॉन म्यू ए क्यू, ठीक। इम्प्लाइज कि टी इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर है तो 4 बाहर आएगा 2 के फॉर्म में, पाई का स्क्वायर है तो एक पाई बाहर आएगा, ए की पावर 3/2 हो जाएगा और अंडर रूट म्यू हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला जो टाइम पीरियड का आता है वो ये आता है, बट लॉ ये कहता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली आ कैसे रहा है, इसका प्रूफ देखते हैं, ओके। इसका हम लोग देखते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए एक यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक। तो फॉर्मूला आपको भी पता होना चाहिए क्या, कि जो टाइम पीरियड होता है, ठीक, टाइम पीरियड, ये क्या चल रहा है, इलिप्स चल रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल सेंट्रल ऑर्बिट है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे सेट फॉर्मूला होता है, इसको मैंने शायद नहीं करवाया है तो आप इसको याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इलिप्स, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया, ठीक। रेट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया, और जो ये रेट ऑफ सेक्टोरियल एरिया है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर है, दिस इज एरियल वेलोसिटी। तो जो एरियल वेलोसिटी वाला लेक्चर है वहाँ पे जाके देख लेना। तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया वहाँ पे डिस्कस किया है। एक्चुअली वो होता क्या है, वो एरियल वेलोसिटी निकल कर आता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने करवाया था कि जो ऊपर सेक्टोरियल एरिया होगा अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या है। तो आप वाला लेक्चर देखोगे, फ्री वाला लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि सेक्टोरियल एरिया क्या है और एरियल वेलोसिटी क्या है। और फिर मैंने बताया था कि जब हमने उसको सॉल्व किया था तो एरियल वेलोसिटी क्या था, एक कांस्टेंट के बराबर आया था, और वो कांस्टेंट क्या था, h/2। यही सीधा h/2 मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक। h/2 कांस्टेंट के बराबर आया था एरियल वेलोसिटी, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और एरिया ऑफ इलिप्स हमें पता है, ठीक। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। अगर जिसको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है तो गूगल पे सर्च कर सकता है, बता भी रहे हैं। तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट आया था जिसको बोलते हैं रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया, विच इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू आई थी कांस्टेंट, और कांस्टेंट में भी क्या आया था, h/2। तो मैं h/2 यहाँ पे यूज़ करूँ, ठीक। ये 2 ऊपर जाएगा तो t इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई ए बी अपॉन h। अब यहाँ पे देखो h स्क्वायर होता है म्यू एल के बराबर, जहाँ पे म्यू कांस्टेंट होता है। तो अब मैं हर बार बोल रहा हूँ कि आप म्यू की जगह लैम्डा भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब h स्क्वायर म्यू एल के बराबर होता है, पढ़ा रखा है। h किसके बराबर होगा, अंडर रूट म्यू एल, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, और चीज l आपका होता है लेटस रेक्टम, तो l यहाँ पे होता है सेमी लेटस रेक्टम। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा, और फिर भी आप फिर से लिख लो। तो यहाँ पे जो l का फॉर्मूला होगा इलिप्स के लिए वो होगा b²/a, क्या होगा, b²/a। इन सब का यूज हम यहाँ पे आप करेंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पाई ए बी एज इट इज, h की जगह आ गया अंडर रूट म्यू इंटू एल, और अब l की जगह क्या आ जाएगा आपको पता ही है, 2 पाई ए बी, ठीक, अंडर रूट म्यू
एल की जगह आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 2 पाई ए बी अंडर रूट म्यू, ठीक, अपॉन ये अंडर रूट ए बी आएगा, तो बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर आपका बाहर आ गया बी के फॉर्म, तो एक बी से एक बी कैंसिल हो गया। ठीक, बी से बी कैंसिल हो गया और ये हो गया अंडर रूट म्यू अपॉन अंडर रूट ए। इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो 2 पाई ए अपॉन अंडर रूट म्यू, ठीक, और ये वाला अंडर रूट ए ऊपर जाएगा, अंडर रूट ए। ठीक, तो 2 पाई ए अंडर रूट ए का मतलब है ए की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट म्यू। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई ए की पावर 3/2 अंडर रूट म्यू। देखो ये वही टी ए का फॉर्मूला आ गया है जो मैं करवाया था। ठीक, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि t इज इक्वल टू 2 पाई ए की पावर 3/2 अंडर रूट म्यू। तो ये प्रूव भी कर दिया मैं। ठीक, ये हमने क्या किया, प्रूव भी कर दिया। तो t की वैल्यू है 2 पाई ए 3/2 अपॉन अंडर रूट म्यू। अभी सॉल्व किया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूँ दोनों साइड, तो t का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर ए की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे म्यू हो जाएगा। ओके, इसको और थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो टी स्क्वायर आ जाएगा आपको। अब बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो टी स्क्वायर है वो आपका ए क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो टी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा ये आपका पाई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 8 ए क्यूब। ठीक, देखो यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो वही आ जाएगा जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने 2 नीचे लिख दिया, 8 ऊपर कर दिया। ठीक है, उसको यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया है। ओके, दोनों सेम है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू और इस 8 के ऊपर हम लिखते हैं 2a का होल क्यूब। ठीक, 2a का होल क्यूब। सी दिस इज कांस्टेंट, अगेन दिस इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर आपका, अगर मैं ये कांस्टेंट हटाऊं तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 2a का होल क्यूब। तो यही तो मैं दिखाना था कि टी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल है आपका ए क्यूब के या 2a क्यूब के। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 2a का होल क्यूब। तो बात वही हुई, जैसे आप यहाँ पे क्यूब सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8a का क्यूब हो जाएगा। 8 कांस्टेंट है, मतलब टी स्क्वायर आपका ए क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो टी स्क्वायर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के, वो साफ दिख रहा है। बाकी जो 2 का क्यूब है वो तो कांस्टेंट ही है। तो स्टार्टिंग मेरे ख्याल से गलती हो गई क्या, यहाँ पे 2a का होल क्यूब होगा, यहाँ पे 2a का होल क्यूब, यहाँ पे 2a का होल क्यूब होगा। ओके, तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया कि टाइम पीरियड को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया भी है। तो ये आप प्रोसेस याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। प्रूफ्ड। ठीक, तो 3 लॉ होते हैं केपलर्स प्लैनेटरीज लॉ ऑफ मोशन के। 3 लॉ होते हैं। पहला डिवाइस करते हैं, द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट इज एन इलिप्स एंड सन इज ऑन इट्स फोकस। बाकायदा डायग्राम बना के आपको दिखाया। सेकेंड, the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal area in equal times, that is the rate of description of the area is constant, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो ये भी मैंने बता दिया। ठीक, डायग्राम से बताया। थर्ड लॉ कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो ए क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो इसका प्रूफ मैंने करवा दिया। बाकी दोनों का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट था तो मैंने करवा दिया। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब बचे हैं देखो न्यूमेरिकल्स। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे अगले सेशन से। ठीक, अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे अगले सेशन से। बाकी जब तक आप लोग पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के शेड्यूल आपके आ चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के शेड्यूल आपके आ चुके हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया जाए, ठीक है, क्या टाइम टेबल रखें इन बचे हुए दिनों में कि हमारा आसानी से सिलेबस कवर हो जाए, नॉट इवन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आल्सो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा।